अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। असल में कुछ स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं वो एक मिनट में थोड़ा सा इसको पॉज करूंगा। रिकॉर्डिंग जी, गेटिंग स्टार्टेड विद न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसमें जो है दिस चैप्टर कवर्स कोर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि जो हमने पढ़ा है तकरीबन वही चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने कंपोनेंट्स न्यूरल नेटवर्क के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनके जैसे लेयर्स होती हैं या आपके ऑप्टिमाइजर्स हैं या लॉस फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कैरस के ऊपर मज़ीद डिस्कस होगी डिटेल से। कैरस जो लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, और सेटिंग अप डीप लर्निंग वर्क सेशन यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क्स टू सॉल्व बेसिक क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन प्रॉब्लम्स। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगी या रेग्रेशन प्रॉब्लम होगी। इसमें आपको कोई किसी को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दें कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होती है और रेग्रेशन क्या होती है। तो अगर नहीं पता तो अभी बता दीजिए थोड़ा सा, या मैं आपको थोड़ा बता दूंगा इसके बारे में। बस भाई इसको दोहराएं जरा, ये जी तीनों चीजों की डेफिनेशन इतना आसान से दोहराएं जरा एकदम। अच्छा जी। जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी उसमें सिर्फ दो होंगे, दो क्लासेस होंगी, ठीक है। मतलब मिसाल है कैट है या डॉग है, दो दो चीज़ें होंगी। तो कैट होगी तो मिसाल है 1 होगी और डॉग होगी तो 0 होगी। तो अगर ये सिर्फ आपकी दो क्लासेस इसमें पाई जाएंगी। जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो है आपके एक इमेज जो कैट की है, एक इमेज डॉग की है, एक इमेज हॉर्स की है, एक इमेज जो है ना यूँ समझें फ्रॉग की है, एक इमेज जो ना आपके डंकी की है, एक इमेज बंदर की है। तो आपके जरिए 10 क्लासेस या 15 क्लासेस, तो उसके ऊपर आपका हो सकता है, ठीक है। जी जी। सर मल्टी क्लास एंड मल्टी लेबल में क्या डिफरेंस है? देखें, मल्टी क्लास मल्टी लेबल जो है वो ये है कि अगर आपकी एक पिक्चर के अंदर, एक ही पिक्चर के अंदर आपके एक घोड़ा भी है, गधा भी है, हाथी भी है, शेर भी है, बिल्ली भी है, आपने सबको अलग अलग से लेबल कर, मतलब आपने अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें घोड़े की तस्वीर कौन सी है, हाथी की कौन सी है, बिल्ली की कौन सी है, शेर की कौन सी है। ये आपका मल्टी क्लास मल्टी लेबल प्रॉब्लम है। और आपका जो मल्टी क्लास सिंगल लेबल वो होता है कि जिसमें एक पिक्चर एक ही चीज़ की हो, ठीक है। अगर उसमें हाथी है तो सिर्फ एक पिक्चर हाथी की ही हो। यानी अगर आपके पास 60,000 पिक्चर्स या 1 लाख पिक्चर्स हैं, उसके अंदर मिसाल है 20,000 पिक्चर्स हाथी की हैं, 15,000 जो है ना वो बंदर की हैं, और 30,000 जो है शेर की हैं, 5,000 जो है ना वो मतलब घोड़े की हैं, इस तरीके से। तो उसमें एक एक पिक्चर में एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो मल्टी क्लास मल्टी लेबल होता है उसके अंदर आपके पास एक ही पिक्चर में बहुत सारे लेबल इकट्ठे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने फिर उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ये वाली पिक्चर किसकी है, ये वाली पिक्चर किसकी है, ये वाली पिक्चर किसकी है। ये मल्टी क्लास मल्टी लेबल होता है, ठीक है। थैंक यू सर। और जो रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है उसमें ये होता है कि आपकी कंटिन्यूस एक वैल्यू चल रही होती है। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी कितनी है, ठीक है। यानी कि एक एक्सपीरियंस मिसाल है, एक बंदे का 10 साल एक्सपीरियंस है जॉब में, एक का 15 साल है, एक का 2 साल है, एक का 1 साल है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला, एक्सपीरियंस के साथ जो है आपकी सैलरी जो है वो इंसेंटिव भी बढ़ते चले जाते हैं, और आपके जो है ना बेसिक सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जो है ये एक कंटिन्यूस आपका जो है वेरिएबल होता है कि आपके जो इनपुट वेरिएबल के अगेंस्ट। जी सॉरी सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो लीनियर रिग्रेशन डेटा होता है मोस्टली मैंने नेट पे भी देखा है कि उसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स ही होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो हैं वो भी तो न्यूमेरिक इन नेचर हैं, तो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं हो सकता लीनियर रिग्रेशन में? डिस्क्रीट वेरिएबल आप
आप क्या कहना चाह रही हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के उसमें? ये समझ नहीं आ रही आपकी बात। तो डिस्क्रीट वेरिएबल लाइक कि देखें कोई देखें देखें डेटा देखें हो मेरी जिसमें बात एक सुने। अभी नंबर। अभी आप उसमें जी ज़्यादा उसमें ना जाए, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। जी सर। ये ऐसे ऐसे जैसे ये है कि ये एक आपका नंबर ऑफ ईयर्स है इधर, ठीक है, ईयर्स। जी और सर। ये सॉरी ये सैलरी है, सैलरी। और ये ईयर्स हैं, ठीक है। तो आपका ये कि 5, जी जी 10, 15, ठीक है, 20, 25, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा कि जो आपके यानी कि जैसे आपकी जॉब शुरू होती है तो उस वक्त आपका ग्राफ ऐसे होता है सैलरी का, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो अक्सर जो है लोगों का जो है ना वो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। फिर यहाँ पे आके जो है ना ये कर्व दोबारा यानी कि फिर वो मतलब वो फिर ऐसे फ्लैट हो जाती है, यानी कि वो ऐसे नहीं रहती, स्टेशनरी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका होता है कि आपका जैसे ही मिड मिड आपका कैरियर लेवल पहुंचता है तो आपकी सैलरी जो है ना वो अक्सर जो है ना वो एकदम शूट करती है, जैसे कि आपके मिड लेवल कैरियर की। जब आपका एक पीक पे पहुंच जाता है तो फिर आपकी ये कर्व फ्लैटन हो जाती है। तो एक कंटिन्यूस एक होता है कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर जो है आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक जगह पे जाके वो फिर एक फ्लैट कर्व बन जाती है। तो ये कंटिन्यूस है, यानी कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स के साथ सैलरी की वेरिएशन कैसे होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे जनाब 10,000 है, 10K। यहाँ पे आपकी सर आ गई किसी को ये अगर 15K हो गई। यहाँ पे आपकी होगी आके 35K। मिसाल मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी होगी आके 50K। यहाँ पे होगी 80K जी। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को लें और उनकी वेजेस, तो ये जो इस तरह का ग्राफ बनेगा ये भी कॉन्टिन्यूस में ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हमेशा लीनियर रिग्रेशन में नहीं, एक मिनट बात सुने। आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से निकालना क्या चाह रही हैं, ये बताएं मुझे। उनकी वेजेस, सैलरीज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिपेंड नहीं करता। नंबर देखें, नंबर ऑफ कंपनी में 2,000 मुलाजिम हैं। आप उनसे किस तरह उनकी वेरिएबल किस किस बेस के ऊपर आप उनकी सैलरी सैलरी प्रेडिक्ट करेंगी। या सर फिर इस तरह कर लें कि नंबर ऑफ कंपनीज की प्रोडक्ट सेल जो है वो कितनी हुई, प्रोडक्ट सेल वाई एक्सिस पे ले लें और नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो एक्स एक्सिस पे ले लें। इस तरह से ये अब नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया नहीं देखें, कि आप डिस्क्रीट वेरिएबल। ये जो है आप जो कर रही हैं ये आप मिक्स कर रही हैं दो चीज़ों को। ये आप डेटा डेटा साइंस बहुत ज़्यादा आपने पढ़ ली हुई है, तो आप उसको करती हैं मिक्स, ठीक है। आप ये कह रही हैं ये नंबर ऑफ कंपनीज मतलब क्या कंपनी, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कंपनीज लगाऊं, नंबर ऑफ कंपनीज जी सर, एक्स एक्सिस। एक्सेप्ट एक्सिस पे। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने क्या, आप मुझे बताओ यहाँ क्या लिखना है इधर। प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ कंपनीज के कितने कितने सेल होते हैं वो चेक करना चाह रही हूँ मैं प्रोडक्ट ग्राफ के थ्रू। प्रोडक्ट सोल्ड। अच्छा, हम इसको ना उस पर कर लेते हैं, ये ज़रा हो रहा है मुश्किल। एक्सेल पे कर लेते हैं हम ना। इस चीज़ अगर इस तरह में पढ़े रहेंगे ना तो हम ये चैप्टर नहीं ख़त्म कर सकते। अगर इन्हीं तरह की डिस्कशन में आप सिंपल जो जो जिस किस्म के प्रॉब्लम जिसमें है ना आप उसको एड्रेस करें, वो आप जो है ना। नहीं तो सर पता क्या है, ये असल में इस लेक्चर से इररिलेवेंट हो गया। रिग्रेशन जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना, बस उस पे रहें। जब नेक्स्ट जाएंगे ना, जब डिस्क्रीट वगैरह का मसला आएगा तो वहां पे वो मल्टीपल वो असल वो में मैडम हमदानी, मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल सेल है, वो चीजें जाके उस वक्त आएंगी। मैडम अभी तो हमदानी जो है हमें ना उनकी रिलेशन रखना स्टडी है बहुत सिर्फ दो वास्ट है। प्रोडक्ट्स के दरमियान। उनकी स्टडी जो है तो ना वो बहुत एमएससी वास्ट बायोस्टैटिस्टिक्स में से मास्टर्स किया ना बायोस्टैट्स में, तो वो भी टीचर हमें बताते थे कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, इनमें ये डिफरेंसेस हैं। तो वो बस मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा।
तो उसका अभी कोई सिनेरियो आएगा तो फिर हम करेंगे ना, अभी तो या तो आप सिनेरियो बना के सामने लेके आए, मतलब आप बना के लेके आए, कोई डेटा दिखाएं, फिर हम उसको डिस्कस करें। तो इस तरीके से खुद से सिनेरियो बनाना, फिर आपको पता है आधा घंटा हम यहीं वेस्ट कर देंगे इसी सिनेरियो बनाने के ऊपर, फिर समझने के ऊपर तो जी फिर जी बाद में वो तो और भी लेट हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं फिलहाल। आपको अभी फिलहाल रेग्रेशन की समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या होता है। जब आएगा वो केस तो वो देख लेंगे, अभी तो कोई इस तरह का केस नहीं आया। अच्छा, दिस चैप्टर इज डिजाइन टू गेट यू स्टार्टेड विद यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे। अच्छा, इसमें हम का जो पहले हम जो चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, उसी उसी के नॉलेज को हम जो है मतलब आगे एनहांस करेंगे। उसमें भी है कि हमने 3 किस्म के प्रॉब्लम जो है ना वो लर्न जो किए हैं, वही उनको जो है हम आगे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो आपको मैंने बताई है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, और स्केलर रेग्रेशन। तो ये तीनों में चीज़ें मैंने आपको जो है डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन दिस बुक वी विल टेक क्लोजर लुक एट द कोर कंपोनेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट वी इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर हमने जो है लेयर्स पढ़ी थी, नेटवर्क पढ़ा था, और फंक्शंस पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो लॉस फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, हमने लॉस को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, लॉस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड आउटपुट और रियल आउटपुट, वो एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम लॉस कहते हैं, लॉस फंक्शन कहते हैं। और लेयर्स क्या होती हैं सर आपको पता है? एक्चुअल जो है वो सॉरी सर सर एक्चुअल जो है वो लेबल्स होंगे और जो प्रिडिक्टेड होंगी वैल्यूज वो जो उन लेबल्स को हमने वन बिल्कुल, हॉट एनकोड किया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आती हैं ना एमएनएस डेटा सेट के अंदर, जो हमारे जो प्रोबेबिलिटी आती है आपके आउटपुट 10 न्यूरॉन्स के ऊपर, आपके पास 10 प्रोबेबिलिटीज आती हैं। वो जो 10 प्रोबेबिलिटीज आती हैं, उसी को जो है हम उसको यानी कि सम अप करके उसके उनमें से माइनस करते हैं, वो हमारे पास लॉस फंक्शन आता है। जो हमारे पास 10 आउटपुट होती हैं रियल, और जो 10 आउटपुट हमारे पास आई हैं एक्सपेक्टेड, प्रोबेबिलिटीज। जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं, तो उसमें उसका डिफरेंस लेके उसको जो है हम उससे लॉस कैलकुलेट करते हैं। केयर है। लॉस कैलकुलेट करके फिर हम उसका जो है ना, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर ऑप्टिमाइजर फंक्शन यूज होता है। We will give you a quick introduction to Keras, the Python deep learning library, and that you will set up a deep learning workstation with the TensorFlow, Keras, and GPU support. तो इसमें जो है अगर आपके लैपटॉप के अंदर GPU है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको लैब के ऊपर जो है आपको GPU की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, we will drive into three introductory example of classifying movie reviews as positive or negative। अब ये आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन है कि मूवी अच्छी है या बुरी है, दो ही क्लासेस हैं, या गुड है या बैड है। तो ये दो क्लासेस हो गई। फिर क्लासिफाइंग न्यूज़ वायर्स बाय टॉपिक्स एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पे आपकी जो न्यूज़ हैं, क्या ये आया न्यूज़ ये पॉलिटिक्स की हैं, आया ये न्यूज़ ये ज्योग्राफी की हैं, आया ये न्यूज़ ये क्राइम की है, या ये न्यूज़ जो है अपना आपकी किसी और साइंस साइंस की है, या आपकी अपना किसी भी मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स की होती जी होंगी मुख्तलिफ हैं। टॉपिक्स की जो न्यूज़ हैं आपके मल्टी क्लास बन स्पोर्ट्स की जाएगी। है। ठीक है, मल्टी क्लास बन जाएगी। अच्छा, हम थर्ड जी प्रॉब्लम जी। जो डिस्कस करेंगे, एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ अ हाउस गिवन रियल एस्टेट डेटा। तो आपके पास रियल एस्टेट डेटा जो है, आपके पास मिसाल है 10,000 या 20,000 घरों का जो है ना वो डेटा होगा, और 20,000 घरों का डेटा जो होगा, आप उस डेटा को यूज़ करते हुए आप जो है हाउस की प्राइसेस प्रिडिक्शन करेंगे। आपको डेटा के अगेंस्ट जो है जो इनपुट डेटा होगा उसके साथ आपकी प्राइसेस गिवन होंगी। ठीक है, तो उसमें से आप कुछ डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, कुछ आप जो है टेस्टिंग के लिए रखेंगे। और आप बखिदमत जनाब नून का रुपया लगाया है तो हेलो जी, तो इसमें फिर हम रेग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। By the end of this chapter, you will be able to use neural network to solve simple machine problems such as classification and regression over the vector data. So you will be then ready to start building more principled theory-driven understanding of machine learning in chapter 4. तो चैप्टर 4 के लिए असल में ये हमें ग्राउंड बना के देगा चैप्टर 3। अब हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की क्या है, एनाटॉमी क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। सबसे पहले आपके पास लेयर्स होती हैं जो कि
आपके उनको हम लेयर्स को कंबाइन करते हैं और एक मॉडल बनता है, एक नेटवर्क बनता है पूरे का पूरा। एक हम जो हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर 2 में देखा था वो सीक्वेंशियल नेटवर्क था। तो सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि पहले इनपुट लेयर सीक्वेंस में जो है, इन सीरीज ऑफ सीक्वेंस जो है ना वो Hacking हुई है। ऐड करते चले जाते हैं। इनपुट लेयर, फिर आपकी हिडन लेयर, फिर आपकी अगर मजीद हिडन लेयर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक और हिडन लेयर आएगी, फिर उसके बाद आपकी आउटपुट लेयर आएगी। तो आप लेयर्स को पैक कर देते हैं आपस में, तो ये सीक्वेंस ऑफ लेयर्स जो है नेटवर्क बन जाता है। अब फिर एक इनपुट डाटा होता है, तो और उसके साथ हमें टारगेट्स दिए हुए होते हैं कि हर इनपुट डाटा के ऊपर हमें एक टारगेट पहले से दिया हुआ होता है कि ये जो है आपका ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कि आपने एक मिसाल हाउस प्राइसेस का एक मॉडल ट्रेन कराया है, तो उसका मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको ये बहुत अशद ज़रूरत है किसकी, डाटा की, ठीक है। डाटा कैसा डाटा हो, उसके जो है ना इनपुट पैरामीटर्स हों और आउटपुट हमें गिवन होनी चाहिए, वरना हम जो है मॉडल को ट्रेन नहीं करा सकते, ठीक है। तो क्या होगा कि हम उस रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना, जी मॉडल को इनपुट और आउटपुट हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ट्रेन कराने के लिए। जब ट्रेन हो गया उसके बाद जब आपने उसको डिप्लॉय कर लिया, अब आप कहीं से भी कोई डाटा उठा के ले आएँ, फिर शर्त ये है कि वो पैरामीटर्स इनपुट वाले उसके मैच करते हों आपके डाटा से। तो जब आप मिसाल के तौर पे आपके इनपुट में आपने जब ट्रेनिंग कराई थी, ट्रेनिंग के दौरान आपके पास नंबर ऑफ बेडरूम्स एक पैरामीटर था, नंबर ऑफ एरिया ऑफ द हाउस था, ठीक है। या दूसरा एक पैरामीटर था, इज टैक्स इज पेड फॉर दिस हाउस एवरी ईयर, मतलब एक ये था। और एक मिसाल के तौर पे आपका जो है ना लोकेशन थी। अब 4 पैरामीटर थे। अब 4 पैरामीटर्स आपके इनपुट पैरामीटर थे और उसके अगेंस्ट हर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है हाउस की, मिसाल है सैंपल जो हैं हाउस के, मिसाल है 1000 सैंपल हैं। अब 1000 सैंपल की 1000 आउटपुट होंगी कि इन फीचर्स के साथ लोकेशन क्या थी, हाउस का एरिया क्या था, उसका जो है मिसाल है आपका वो अपना टैक्स पेड था या नहीं था, हाउस का पे मतलब जैसे गवर्नमेंट का टैक्स होता है, इस तरीके से कोई और पैरामीटर, मिसाल 4 या 5 पैरामीटर थे। तो 5 पैरामीटर के साथ उसकी प्राइस दी हुई थी कि ये फीचर हैं इस हाउस के और ये उसकी प्राइस है, ठीक है। अब क्या होता है, मिसाल आपने उसको ट्रेन करा लिया, उस आपने नेटवर्क के ऊपर आपने उसको ट्रेन करा लिया, लेकिन क्या है, अब आपका जब ट्रेन शुदा मॉडल जो है ना आपने उसको डिप्लॉय कर दिया है अपने सर्वर के ऊपर, तो अब जो नया डेटा आएगा ना, अब नए डेटे में वही 5 कॉलम होने चाहिए, वरना वरना आप उसको ट्रेन नहीं करा, वरना आप उसे प्रेडिक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेटा जो है आपके उसका क्राइटेरिया वही हो जो कि आपने जिस पे ट्रेन कराया है, ठीक है। तभी आपको जो है ना मॉडल आपका आउटपुट देगा और आपको प्रिडिक्शन देगा प्राइस की, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होने चाहिए। लाइक अगर हमने इनपुट 5 कॉलम्स दिए हैं तो आउटपुट भी नहीं, आप मिक्स कर रही हैं। इनपुट और आउटपुट की बात नहीं है। इनपुट तो वो है जो हम पैरामीटर्स देंगे मॉडल को, आउटपुट वो है प्राइस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई नया घर आता है, उसके 5 कॉलम हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम, उसका एरिया है, उसका टैक्स पेड और नॉट पेड है, ठीक है। तो ये 4 उसने 5 फीचर दे दिए। अगर ये फीचर वही वाले फीचर हैं जिस पे हमने इनपुट फीचर के ऊपर जहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी थी उसको, वही वाले फीचर हों तो आपका फिर काम करेगा ना, सेम फीचर होने चाहिए, ठीक है, वरना काम नहीं करेगा। समझ नहीं आई? किसी की समझ नहीं आई इस पॉइंट की? समझ आ गई। सर आपका कहने का मतलब है कि जो पहले हमने मॉडल ट्रेन किया हुआ जो डिप्लॉय भी कर चुके हैं, उसके जोन से फीचर्स इनपुट्स जितने थे उतने ही नेक्स्ट टाइम जब हमने मॉडल एक और उसके लिए हम इनपुट लेकर आ रहे हैं तो वो भी सेम फीचर्स ही होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। जी, यानी बिल्कुल सही। जब आपने ट्रेनिंग करा ली मॉडल की, आपने उसको उसकी सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया है, अब सिर्फ आपने क्या करना है, अब आपका मिसाल है मॉडल ट्रेन कराने में आपको सीपीयू मेमोरी बहुत ज़्यादा ह्यूज रिसोर्सेज आपने उसके लिए थे, लेकिन जब ट्रेन हो गया ना वो, अब एक आपका ना मैथमेटिकल फार्मूलेशन बन गई है, आपके सीपीयू में जाके बैठ गई है आपकी मेमोरी में। अब उसको आपने ट्रेन नहीं कराना, अब उसने कोई हैवी रिसोर्स यूज नहीं करने। अब आपका ना एक बैक एंड पे आपका क्या हुआ है, एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन बन गई है, जिसमें कि आपने सिर्फ आपने जो है ना नया डाटा जो है ना, जो अनसीन डाटा है, जो किसी मिसाल है हाउस एजेंट ने जो है उसमें डाला है कि इसके ये 4 या 5 फीचर हैं इस घर के,
अब ये 5 फीचर, ये वही वाले फीचर होने चाहिए जिसके ऊपर हमने डाटा के अंदर हमने डाटा को ट्रेन कराया था। तो यस then सर। अब हमारे पास टाइम इसमें Yes. 10 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओके सर। तो ये चीज है, तो इस चीज की सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे, सॉरी। सेम लिंक से, सेम लिंक, ठीक है। ओके। अच्छा, द लॉस फंक्शन विच डिफाइंस द फीडबैक सिग्नल यूज फॉर लर्निंग। तो लॉस फंक्शन जो है आपका क्या करता है कि आपका डिफरेंस आपका जो है ना लेता है आपकी रियल इनपुट और एक्सपेक्टेड रियल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट के दरमियान डिफरेंस लेके वो आपका जो है ना ऑप्टिमाइजर को फीडबैक करता है, ठीक है। जब ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑप्टिमाइजर जो है आपका लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय दैट डिफरेंस, ठीक है, उसके बेस पे आपके वेट्स को इन्हांस करता है या डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर आपका जो आपका वो आया है ग्रेडियंट या जो आपका स्लोप आया है, अगर वो नेगेटिव है तो जो है आपने उसको यानी कि अपोजिट साइन में जो है अपोजिट डायरेक्शन में आपने वेट्स को जो है वो करना होगा, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपने फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वेट को डिक्रीज करना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले कई दफा समझाया है, ठीक है। ये सब वो आपने सेकंड चैप्टर में सर ये बैकवर्ड प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा? जी जी जी, फॉरवर्ड प्रोपगेशन तो ये है ना कि आपका डाटा इनपुट आपने दिया है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन उसको कहते हैं जब आपने डाटा फॉरवर्ड प्रोपगेशन उसको कहते हैं कि आप डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग कराते हैं। बैकवर्ड प्रोपगेशन यही होती है, जो फीडबैक भी जिसको कहते हैं, तो वो जो है आपका आफ्टर ऑप्टिमाइजर आपको जो है वो फिर आपको बैकवर्ड प्रोपगेशन करता है कि आपके वेट्स को जो है ना एडजस्ट करता है। जी जी सर मैं कह रही थी कि अगर हमारा जो है मतलब जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव में आया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फिर जाए ग्रेडियंट जो है वो उसको जाया जाएगा ताकि लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो, तो ये बैकवर्ड प्रोपगेशन हुआ है। जी जी जी, यही बैकवर्ड प्रोपगेशन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यू कैन विजुअलाइज देयर इंटरएक्शन एज इलस्ट्रेटेड इन 3.1। अब ये आपके पास सारा दिया हुआ है, यहाँ से आप इनपुट डेटा देते हैं, पहले आपके फीचर्स जो आपके इनपुट फीचर्स हैं वो यहाँ से आते हैं, आपका ये हिडन लेयर आई, फिर एक और हिडन आपकी ये आउटपुट लेयर आई, और आपकी प्रिडिक्शन आ गई। अब प्रिडिक्शन और आपके पास ट्रू टारगेट जो हैं और प्रिडिक्शन, इसमें आप डिफरेंस निकालते हैं उसका मीन स्क्वायर, ठीक है, वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वायर, और उसका सम कर लेते हैं सारे आपके जो बैच होता है, एक पूरा बैच जो ट्रेन बैच करते हैं आप। मिसाल है पिछले चैप्टर में हम जो बैच ले रहे थे 128 का बैच ले रहे थे, तो हर बैच के लिए आप जो है ना कलेक्टिवली सारे बैच का लॉस निकालते हैं, ठीक है। लॉस निकाल के आप उसमें जो है इसको जो है ना लॉस स्कोर निकाल के और आप ऑप्टिमाइजर को दे देते हैं, और उसमें ऑप्टिमाइजर क्या करता है, लर्निंग रेट मल्टीप्लाई लॉस स्क्वायर लॉस स्कोर, और उसको फिर उसके हिसाब से आपके वेट्स को जो है ना वो मिनिमाइज करता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये हमने चीज़ काफ़ी दफ़ा हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट लेयर्स, नेटवर्क, लॉस फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजर। अब हम ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीप लर्निंग। द फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन न्यूरल नेटवर्क इज द लेयर to which you are introduced in the chapter 2. A layer is a data processing module that takes as input one or more tensors. आपको पता है कि होता क्या है कि टेंसर्स आ रहे होते हैं, यानी आपके जो numpy टेंसर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, और उनसे जो हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कराते हैं, ठीक है। उसके आप यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या टेंसर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ठीक है। तो सम लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में की थी। जी जी, न्यूरल नेटवर्क में जो हमने की थी। तो इसमें जो है जी, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सम लेयर्स आर स्टेटलेस का मतलब ये है कि ऐसी लेयर्स या कुछ ऐसा कोई ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर जो है आपकी यानी उसकी मेमोरी में आपके यानी कि जो स्टेट है स्टोर नहीं होती। स्टेट का मतलब यह है कि आपके वेट्स या बायसेस उसके अंदर स्टोर नहीं होते, ठीक है।
लेकिन मोर फ्रिक्वेंटली लेयर्स हैव अ स्टेट। बहुत यानी कि ज़्यादातर यही होता है कि 99% या मोर देन 99% आप चांसेस या आपके जो केसेस हैं उसके अंदर आपके सारी लेयर्स के ऊपर स्टेट होती है। स्टेट का मतलब है कि आपके वेट्स जो हैं वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपने मिसाल है 128 का बैच लिया है 60,000 इमेजेस में से, तो आपके टोटल बैचेस कितने बन गए 469। यानी अगर 60,000 को डिवाइड करें 128 पे तो 469, तो 469 टाइम्स जो है वो 128 का बैच जो है ना उठ के जाएगा नेटवर्क के अंदर। तो क्या होगा कि आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो आपके जो वेट्स हैं, वेट्स के जो मैट्रिक्सेस हैं ना, वो पड़े रहेंगे और हर हर 128 के बैच के ऊपर वो अपडेट होते रहेंगे, होते रहेंगे। इस तरह के आपकी पहली इपॉक के ऊपर 469 टाइम्स जो है वो वेट्स चेंज हो चुके होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो वेट्स का जो मैट्रिक्स है वो वहाँ बैठा हुआ है आराम से, आपके हिडन लेयर के ऊपर बैठा हुआ है, हिडन लेयर से पहले बैठा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हिडन लेयर के एक बाद एक मैट्रिक्स बैठा हुआ है, तो वो वहाँ पे उस वक्त तक बैठा है जब तक कि वो वेट्स ट्रेन नहीं हो जाते। उसके बाद फिर नेक्स्ट इपॉक आता है, नेक्स्ट इपॉक के फिर दोबारा वो जो है स्टार्ट करता है उसको ट्रेन करना। ठीक है, ऑप्टिमाइज करता है वेट्स को। तो वो आपके स्टेट होती है, वो आपकी मेमोरी है, वो मेमोरी में बैठे हुए हैं। ठीक है सर जी जी। सर, ये जो लिखा हुआ है कि सम लेयर्स आर स्टेटलेस, तो ये किन सिचुएशन में होता है कि लेयर्स पे जब वेट्स ना हो? सम लेयर्स आर वेटलेस स्टेटलेस, इसमें कोई एग्जांपल यहाँ भी नहीं दी और मैंने भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो अगर कोई आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और मैंने रिसर्च भी नहीं की। आप ये नोट कर लें, ये आपकी असाइनमेंट है कल के लिए। जी राइट सर। ये कल आपने प्रेजेंट करना है, स्टेटलेस वेट्स क्या होते हैं, स्टेटलेस लेयर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, अभी नहीं आपने लिंक भेजना, आप अभी फोकस करें, ये आपसे कल पूछूंगा। ठीक है, जी चलें, इस पे आपसे एक प्रेजेंटेशन ले लेंगे कल स्क्रीन पे। चलें, अच्छा ये हो गया। तो और वन और सेवरल टेंसर्स आर लर्नड विद द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो क्या होता है कि वेट्स जो हैं आपके लर्न होते हैं, सारे के सारा मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, विच टुगेदर कंटेन्स द नेटवर्क नॉलेज। तो यही सारा नेटवर्क नॉलेज होता है। आपके वेट्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग में जो है हेल्प करते हैं, नेटवर्क की ट्रेनिंग में। डिफरेंट लेयर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट टेंसर फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोसेसिंग। तो हर लेयर जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स और टेंसर फॉर्मेट्स और मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को डील करती है। फॉर इंस्टेंस सिंपल वेक्टर डाटा, अगर आपका एक सिंपल वेक्टर डाटा हो जिसको यानी कि 2D टेंसर में आपका हुआ हो स्टोर, जैसे कि हाउस प्राइसेस हैं, हाउस प्राइसेस हैं और फीचर्स हैं, सॉरी हाउस फीचर्स हैं और उसकी प्राइसेस हैं, तो वो जो है आपका क्या होगा कि वो एक वेक्टर डाटा होगा और वो 2D टेंसर में होगा। तो उसको जो है हम ज़्यादातर किससे कौन सा हम उसके ऊपर लगाएंगे लेयर्स का जो टाइप है वो डेंस लेयर। डेंस लेयर मतलब फुली कनेक्टेड लेयर, जिसके अंदर यानी कि 2D आपका डाटा होगा ना, वो आपको हमेशा आप उससे क्या करेंगे, डेंस लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। डेंस लेयर का मतलब है हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसको डेंस लेयर कहते हैं। अच्छा, उसमें भी है ये शैलो लेयर्स नहीं होंगे? शैलो लेयर्स कौन सी बेटा? सर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुली कनेक्टेड और डेंस लेयर्स, तो यहाँ पे बात कर रही है ना कि 2D टेंसर जो है वो शेप होगी, इसमें मतलब सैंपल्स जो हैं और फीचर्स, नहीं सैंपल्स जो हैं हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज हैं, सॉरी प्राइसेस हैं, और फीचर्स जो नहीं नहीं हैं नहीं नहीं, वो सैंपल्स प्राइसेस नहीं है। सैंपल्स आपके हैं हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4। आपके पास 1 लाख घर का डाटा है, तो 1 लाख तक आपके जो है ना ये नंबर हैं आपके 1 लाख। ठीक है, और उसके अंदर जो आगे जो फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे उसके अंदर फीचर जो हैं, हर हाउस के कितने फीचर हैं, हर हाउस के फीचर जो हैं 5 फीचर हैं। तो अब आपका क्या होगा, एक हाउस जो है आपका एक रो है और उस रो के कितने कॉलम हैं, 5 कॉलम है। नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया, टैक्स पेड और नॉट पेड, ठीक है, लोकेशन और इस तरह की चीज़ें। तो आपके वो 4 कॉलम बन गए। एक रो आपकी, एक हर हाउस की एक रो होगी, उसमें 4 कॉलम होंगे, उसके 4 या 5 फीचर होंगे या 10 जितने भी होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया जो 2D मैट्रिक्स हो गया। हर रो में 4 कॉलम है और मिसाल है उसकी 1000 रो है।
समझ आ गई बात? तो इस तरह के डाटा को हम हमेशा जो है ज़्यादातर जो है डेंसली कनेक्ट लेयर के साथ प्रोसेस